शिव शौकीन जी आज हमारे साथ सम्मानित किए गए हैं ये बेस्ट समाज सेवी दिल्ली में। अपनी टीम का धन्यवाद करता हूँ कि मैं आज जो भी अचीव किया है उसमें कहीं ना कहीं मेरी टीम भी मेरे साथ है। हमने एक टीम बनाई अपनी, हमने स्टार्ट किया था 5 आदमी से। विडंबना ये है कि हम मूल निवासी हैं, हम कहाँ उड़ के जाएँ, हमें तो जीना भी यहीं है, मरना भी यहीं है। अब ये जो हमारी टीम जो बैठी है, ये पूरी टीम ने अपना वहाँ पे सहयोग दिया, एक समस्या के सामने खड़े होकर अपना डट का मुकाबला किया उसका। हमें राजनीति की कोई भूख नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उनके लिए हम डट के खड़े हैं। मैं शिव शौकीन जी को मुबारक देता हूँ, बधाई देता हूँ उनको जो है ये राष्ट्रीय सामाजिक गौरव पुरस्कार जो मिला है। तो आगे भी जो है इनको प्रेरणा मिलती रहे और हम भी इनसे सीख और प्रेरणा लेते रहेंगे। और जो राष्ट्रीय पुरस्कार भाई को मिला है तो हम इसके लिए बिल्कुल भाई को साधुवाद देने आए हैं, धन्यवाद देने आए हैं पूरे ग्रामीण दिल्ली देहात की तरफ से। और लोग तो मैं सर्वप्रथम तो भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि अथक प्रयासों से इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य वहाँ पे किए हैं और हम भी ये प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे भी ऐसे लोगों से कुछ सीखना चाहिए इंसान को। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डवास। शिव शौकीन जी आज हमारे साथ, जैसा आपने देख लिया होगा, सम्मानित किए गए हैं ये बेस्ट समाज सेवी दिल्ली में। अब ये बेस्ट समाज सेवी, इसमें आप समझ गए होंगे, संधि विच्छेद करके समझोगे कि अच्छे समाज सेवी। अब समाज सेवी के पीछे क्या क्या रूपरेखा होती है, क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, और एक अच्छा समाज सेवी बनने के लिए आदमी को कहाँ से और कहाँ तक आना पड़ता है, पूरी रचना पूछते हैं शिव शौकीन जी से। ये टीम बैठी इनकी, और सौभाग्य से मैं भी इसी टीम में शामिल हूँ। तो रोहिला जी हैं, एडवोकेट हैं कंजावला से, ठीक है। नंबरदार जी हैं, PhD होल्डर हैं, और सौभाग्य से ये भी एडवोकेट हैं। और सर जी बैठे हैं, इनका तो पूरा इंट्रोडक्शन करवाएंगे आपसे। सतपाल ठाकरान जी हैं बाजितपुर से, जो बाजितपुर का पूरा मुद्दा हवा में है आजकल, आप शायद देखते भी होंगे, क्योंकि मैंने रचना करने वाला यही है। आखिर तक लेके जाएंगे, उसमें बाद में बात करेंगे। तो शिव जी नमस्कार। नमस्कार रविंद्र जी। हाँ, तो बेस्ट समाज सेवी, पहले तो आप हमारी बधाई लीजिए, ठीक है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए कह रहा हूँ कि समाज सेवियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो ये बात तो हम गलत नहीं कह रहे कि समाज सेवियों की ज़रूरत है, ये ज़रूरत है रविंद्र जी। पहले तो मैं अपनी टीम का धन्यवाद करता हूँ कि मैं आज जो भी अचीव किया है उसमें कहीं ना कहीं मेरी टीम भी मेरे साथ है। और हमारा ये सामूहिक प्रयास रहता है। समाज कोई एक आदमी कभी समाज सेवा नहीं कर सकता, वो हमेशा टीम में चलता है, 36 बिरादरी को साथ लेके चलता है। तो ये तो एक अपना एक अंदर से ये एक भावना आती है। समाज सेवा कोई पेड सर्विस नहीं है, या कोई उसको डेप्यूट नहीं करता कि भाई ये समाज सेवा आप करो, ये तो अंदर से आती है। जैसे ये मेरी टीम है, तो सभी अपने एक मन से लगे हुए हैं। अगर हमें समाज सेवा एक ही फील्ड नहीं होता समाज सेवा का। समाज सेवा में आप छोटी सी चीज़ से लेकर आप कहीं तक भी समाज सेवा का इट्स एंडलेस क्षेत्र। सर जी ये बताइए, समाज सेवी, ठीक है, किस प्रकार की, ठीक है, आप समाज सेवा करते हो, कुछ बता सकते हो? क्योंकि समाज सेवा कई प्रकार की होती है, उससे थोड़ा मामला साफ हो जाएगा। रविंद्र जी, मैं अभी एक बार आपको थोड़ा सा अच्छे से बताता हूँ कि मैं बेसिकली एयरफोर्स से हूँ। मैं 20 साल एयरफोर्स में सर्विस किया। मैं मिसाइल जो सिस्टम था उसमें काम करता था। और जब आदमी 20 साल तक अपने घर से दूर हो जाता है तो उसको कहीं ना कहीं अपनी मातृभूमि, अपनी जो अपने जननी क्षेत्र जो होता है उसकी हमेशा याद आती है। तो मैं 20 साल जब सर्विस करके आया था, तो मैं जब यहाँ पे आया तो मेरे मन में भी ये आया, क्योंकि मैं जब यहाँ पहुँचा तो बहुत बदलाव था। जब मैं यहाँ से गया था और वापस आया था तब बहुत बदलाव था। तो समाज में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी कि भाई जहाँ पे आदमी को इनिशिएटिव लेना चाहिए, और उस समाज में जो कुरीतियाँ हैं या जो बुराइयाँ हैं उनको दूर करने के लिए तो मैंने भी अपना मन बनाया। और उसमें मेरी फैमिली का मेरा पूरा सहयोग रहता है। मतलब बेसिकली मैं ये कहूँगा कि मेरी ये जो मुझे मोटिवेशन ही मुझे अपनी फैमिली से मिलता है, क्योंकि मैं कहीं हतोत्साहित भी हो जाता हूँ तो वो ये कहते हैं कि नो यू शुड डू इट। तो जॉब से फ्री हो गए, आप आराम से बैठ सकते थे, ठीक है, लेकिन आप नहीं बैठे, आपने फिर समाज सेवा चालू कर दी। तो आप ये बताइए मेरे को कि आपने एक बात कही कि भाई जब मैं गया था तो तब माहौल कुछ और था, और तब आया तब बदलाव देखा,
वो बदलाव कैसे थे, नेगेटिव थे, पॉजिटिव थे? नहीं, ये तो रविंदर जी दोनों चीज़ें होते हैं। समाज में जब हम रहते हैं तो अच्छाई भी मिलती है हमें, बुराई भी मिलती है। अब जैसे मैं 2008 में मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया था, तो मैं बीटेक एमबीए हूँ, तो मैं मुझे देखो अपना भी प्रोफेशनल लाइफ भी मैं अपना साथ लेके चलता हूँ। तो कॉरपोरेट में मैं जैसे कॉरपोरेट में रहा काफ़ी दिन तक, और समाज सेवा में जैसे अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लो कि प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया कि स्वच्छ भारत अभियान, तो उनके पीछे भी कोई विजन तो होगा। अब हम एक गाड़ी में जा रहे हैं रात में अपनी फैमिली के साथ में, हमने कोल्ड ड्रिंक पिया और हम बेशर्म होके मतलब बिना किसी डर के और बोतल को बाहर फेंक देते हैं। सेम हम दिन में जाते हैं तो हम 4 बार आगे पीछे देखते हैं, कोई देख तो नहीं रहा हमें। तो ये उसी का प्रभाव है कि हम जो स्वच्छ भारत अभियान में तो हम मतलब वो स्वेच्छता से मतलब अपनी इच्छा से हमें ये स्वच्छता रखनी चाहिए सराउंडिंग में। नहीं तो आप कहीं पर भी अपना पॉलीथीन फेंको, फलाना फेंको, वो अल्टीमेटली स्वच्छता से तो परे है वो। तो मैं यहाँ पे आया तो हमने हमारे क्षेत्र में नजफगढ़ में एक बहुत बड़ा डीडीए पार्क है, वो वहाँ पे जब हम पहली बार हमने ये सोचा कि हम स्वच्छ भारत अभियान ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वहाँ पे दारू पीने वाले बहुत लोग थे जो कि उसी पार्क में एक कोने में बैठ कर दारू पीते थे। उसमें लोग जो सुबह सुबह घूमने आते थे वो लिटरली वहाँ पे बोतल ही बोतल होती थी, स्मैक पीने वाले, फलाना ढिकाना, मतलब जितने असामाजिक तत्व थे सारे वहाँ होते थे। हमने एक टीम बनाई अपनी, हमने स्टार्ट किया था 5 आदमी से, जिसमें कि 4 इफ़ आई रिमेंबर 4 टीचर थे और एक मैं था। तो हमने 5 आदमी, मेरे दोस्त थे यहाँ पे सीआरपीएफ में डीआईजी थे, तो उनसे मैंने बात की कि क्यों ना हम मिल के एक स्वच्छ भारत अभियान करें। तो हमने किया, हमने 8 साल तक वो स्वच्छ भारत अभियान चलाया। आज वो अब नजफगढ़ क्षेत्र में सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं कि अपने कॉलोनियों में और उसमें सब में अपना ध्यान देते हैं। ऐसे ही कई चीज़ें हैं, जैसे हमारे गांव में जैसे कोई गरीब परिवार की बेटी है, उनकी शादी होती है, तो हम उसमें भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, अभी उसकी अच्छे से शादी हो जाए। हमारे गांव में अगर मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग से देखा कि हमारे गांव में सुविधाओं की बहुत कमी थी, तो हम अपनी लड़ाई लड़ते रहते हैं। हम जो सिस्टम है, सिस्टम से पहली चीज़ तो हम सिस्टम में कभी ये सोचते हैं कि कोई हमें घर आके नहीं देगा सुविधाएं, हमें खुद जाना पड़ेगा। जो सिस्टम है उसके तहत रह के आप सुबह जाओ शाम को जाओ। तो देखो ये चीज़ें तो समाज में आप एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, हर स्टेप पे समस्याएं हैं। अच्छा शिव जी ये बताइए मेरे को, ठीक है, अब थोड़ा सा हम पैटर्न से बाहर आते हैं। ठीक है, आपको इतने दिन में एक्सपीरियंस तो हो चुका है, तो हमारा जो गांव देहात है, देखिए आप भी गांव से हो, दिजाऊ गांव में, ठीक है, तो गांव जब अपने काम के लिए आगे आता है, कुछ भी काम लगा लीजिए, ठीक है, बहुत से काम होते हैं गांव को आगे ले जाने में, तो गांव लगभग 99% अपने काम नहीं करवाने पाते। बहुत से कारण होते हैं, कुछ आप रोशनी डालोगे कि क्या कारण है, वो हमको दूर करने चाहिए, क्या गलती हो जाती है कि गांव के काम नहीं होते, वो बीच में ही फैल हो जाते हैं। ठीक है, आप बताओगे ये चीज़? रविंदर जी, जब हमारे यहाँ पे जब हम गुलामी के दौर में थे ना, तो एक बार अंग्रेज़ों ने ये बोला था डिवाइड एंड रूल। वो अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन अपना ये जो कोट है, ये जो कोटेशन है, ये छोड़ के चले गए। हमारे हर गांव में, दिल्ली देहात में 360 के 357 गांव हैं, आज भी जो राजनेता हैं वो आज भी वही कर रहे हैं। अगर एक गांव में एक अच्छी टीम है और वो काम कर रही है, तो उसके पीछे लग जाते हैं लोग, उसको अच्छे से सहयोग देने की बजाय उसकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं। तो गांव में पिछड़ा होने का मतलब एकजुटता नहीं है। रही बात कोई भी काम है, आजकल तो सब कुछ, पहली चीज़ तो ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन में तो आपको तो कोई कष्ट तो नहीं है ना, धूप में तो नहीं जाना, आप दिन में 4 कंप्लेंट कर लो ना ऑनलाइन बैठ के, अपने घर से कर लो, सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन रहता है। और आजकल जवाबदेही भी तय है। आरटीआई हमने एक बार लगा दी तो उसका भी 30 दिन का है, सेकंड एप्लीकेंट के पास में जाने के लिए। तो हमें प्रयास करने में क्या दिक्कत है? एक्चुअल में क्या हो रखा है कि हम एक बार ट्राई करते हैं, अगर हमारे गली में कोई झाड़ू नहीं लगी तो हम एक बार फ़ोन करेंगे, आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर 3-4 दिन तक पड़ा रहो। हम प्रयास नहीं करते, हम कोई भी चीज़ है उसको रिजल्ट तक नहीं पहुंचाते। अगर नहीं झाड़ू लगी है तो हमें एक सिस्टम लेट डाउन है, तो लेट डाउन सिस्टम को क्यों नहीं फॉलो कर रहे हम? अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा ना, ठीक है, इस पे आता हूँ। जैसे कि ग्रुप होते हैं, जात बिरादरी होती है, ठीक है, अक्षेत्र होते हैं,
ठीक है, इन चीज़ों पे आऊँगा थोड़ा सा मुखर हो गए कि दिल्ली के मूल निवासी तो जैसे बैठे हैं ये मूल निवासी हैं, ठीक है, लेकिन दिल्ली पे भार अलग भी पड़ रहा है। बिहार से भी, यूपी से भी बहुत से स्टेट हैं जहाँ से आ रही हैं, बहुत सी कम्युनिटी आ चुकी हैं। वो कम्युनिटी इकट्ठी होकर अपने काम करवा लेती हैं। मैं नहीं कहता उनके खिलाफ़ कुछ कहिए, लेकिन जो हमारे मूल निवासी हैं, जैसे कि आपने एक कारण बता दिया कि भाई वो यहाँ पे नहीं, तो कह सकते हैं कि विल पावर जो हमारे मूल निवासियों की है वो कमज़ोर है। देखो जी, अभी जैसे कोरोना टाइम आया था, तो हर जैसे ये पूर्वांचल से लगा लो या अदर स्टेट से कोई भी, जब कोरोना यहाँ दिल्ली में फुल स्विंग में था, तो हर आदमी अपने ओरिजिनल घोंसले में जाके बैठ गया था। मतलब ये हुआ कि जो जहाँ से जो उनका मूल निवास है, अगर कोई बंदा उड़ीसा से आया तो वो उड़ीसा अपने गांव में पहुंच गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा था। विडंबना ये है कि हम मूल निवासी हैं, हम कहाँ उड़ के जाएं, हमें तो जीना भी यहीं है, मरना भी यहीं है, और जो बीमारियाँ फैलें, कुछ भी हो, हमें तो अपने इसी घर में रहना है। बात आ जाती है कि दूसरे लोग और हम, अब हम में क्या हो गया कि हम लोग संगठित नहीं हो पा रहे, और कुछ जो राजनेता है वो हमें संगठित नहीं होने देना चाह रहे। उसका कारण क्या है कि हम जो कि हमारी ये मूल निवासी, हम जो कि यहाँ के बेसिकली 47 से पहले सिर्फ होते थे, आज यहाँ पे हम माइनॉरिटी में आ चुके हैं, हम माइनॉरिटी में आ गए हैं, क्योंकि हमारी संख्या 30 लाख 32 लाख होगी। अदरवाइज़ वो लोग जो हैं, जो बाहर से जो लोग आए, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या तो 2.5 करोड़ के करीब है, तो वो उन लोगों की ज़्यादा सुनी जा रही है और हम लोगों की कम सुनी जा रही है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, टीम बताइए आपने, ठीक है, कुछ मेंबर हैं टीम के आपके, ठीक है, वो नहीं है फिलहाल, ठीक है, कुछ राजनीतिक कारण भी हैं, ठीक है, कुछ पर्सनल कारण भी हैं, ठीक है, चलो वो आते रहते हैं, ठीक है। तो ये बताइए, टीम जब आप कुछ भी सामाजिक काम के लिए खड़े होते हो तो टीम आप सबकी साथ में खड़ी दिखती है। टीम अभी कंजावला में भी एक्टिव हुई है, तो पहले बवाना में थी, बाजितपुर में थी, ठीक है, अब कंजावला में, ठीक है, तो इसको कुछ ऐसा पैटर्न लगा सकते हैं कि क्या टीम राजनीति में आने की सोच रही है या अपना क्षेत्र बढ़ा रही है? देखो, इस बारे में अभी जैसे 2 पंचायत हुई हैं, एक पीरागढ़ी में हुई है और एक उसके बाद में फिर एक पंचायत हुई है राज्यपाल के पास में मेमोरेंडम देने से पहले 16 तारीख को। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो अभी जो पंचायत वाला जो ये सिस्टम है, ये 6 महीने से ही क्यों एक्टिव है? इसका एक वैलिड रीजन क्या है? एक बार जो बाजितपुर में जो पंचायत हुई थी, बाजितपुर के वहाँ पे अब ये जो हमारी टीम जो बैठी है, पूरी टीम ने अपना वहाँ पे सहयोग दिया और पूरे बाजितपुर गांव ने एक समस्या के सामने खड़े होकर अपना डट का मुकाबला किया उसका। उसके कारण क्या हुआ कि गवर्नमेंट एजेंसी जगी। बाजितपुर में पंचायत हुई, बाजितपुर में पंचायत में हमें भी बोलने का मौका मिला था। हमने वहाँ भी कहा था कि जब तक संगठित नहीं हो गए हमें कोई नहीं पूछेगा। एक जगह हम 4 आदमी जाते हैं, 400 जाते हैं तो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अपनी मांग के लिए आपका समर्थन होना ज़रूरी है। अब ये जो 360 वाला जो सिस्टम चला है, ये तो है एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड, ये सरेआम पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, क्योंकि 2 पंचायत हो चुकी, उसमें लोगों ने देखा भी है। और ये बहुत अच्छा एक मौका था कि पूरा देहात को इकट्ठा हो गया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप ले लिया उन्होंने। बाजितपुर में कोई ऐसा वो नहीं था कि भाई वहाँ पर राजनीति का जिसने जो बात कही बड़ी आराम से हुई, लेकिन उसके बाद में जो चीज़ें, पीरागढ़ी की जो पंचायत थी वो हाउस टैक्स पे थी, और जो हमारी टीम के जो लोग गए थे, जो कि पूरी प्रिपरेशन करके गए थे, उनको बोलने ही नहीं दिया गया। अब वो बोलने दिया तो उस समस्या का समाधान हुआ क्या? या तो उन लोगों की बातें सुनी जाती। हमारे गांव में पंचायत आई थी, हमने भी ये कहा था पंचायत को, पीरागढ़ी की पंचायत को ये कहा था कि इसको पॉलिटिकली मंच मत बनने देना, लेकिन वो बना और कहीं नहीं, हम कहीं नहीं अचीव कर पाए कुछ भी। अच्छा, आपने 360 की पंचायत का जिक्र किया, ठीक है, ये जो पंचायतें हैं, कह सकते हैं कि पंचायतें राजनीति से प्रेरित हो रही हैं, राजनीति के दबाव में चल रही हैं? बिल्कुल चल रही है जी। 360 का अगर जो मान लो, इसमें जो उस दिन का जो एक मंच था पीरागढ़ी में, वहाँ पे क्यों हुआ क्या? लास्ट में हुआ क्या?
अगर मान लो वहाँ पे एक तरीके से एक योजनाबद्ध से वहाँ पे समस्याओं को लेके आगे फर्दर स्टेप क्या हुआ वहाँ से, एक सिर्फ राज्यपाल को मेमोरेंडम बस, उसके बाद हुआ क्या, क्या आश्वासन दिया है और वहाँ मंच से जो बोला गया था उसका हुआ क्या, जो पॉइंट्स थे जो मुद्दे थे वो आज भी एज इट इज़ पड़े हैं। ठीक है, तो शिव जी ये बताइए, जो अभी मतलब कि सामाजिक जो परेशानियां हमारी, इनको देख के ठीक है ऑटोमेटिक इनमें ठीक है शामिल हो जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे कहलाते हैं, उनको खुद बाद में पता चलता है कि भाई हम तो समाज सेवी बन गए, समाज की सेवा करने वाले समाज सेवी बन गए। ठीक है, तो अभी जो नए नए आ रहे हैं ठीक है, मजबूरी में समाज सेवी बनते हैं, कोई अपने शौक से तो बनता नहीं, सारे काम प्रशासन करते तो बनने की ज़रूरत नहीं। तो उनके लिए क्या कहोगे, जैसे कि फील्ड में नए आते हैं तब वो पुराने शिक्षा नहीं देते हैं, ठीक है, तो क्या ऐसी चीज़ बताओगे कि वो गलतियाँ ना करें और काम स्पीड से भी हो? देखो रविंद्र जी, जो समाज सेवा का है ना, अब जैसे मैं अपनी टीम के बारे में बात करूं, मेरी टीम का ना तो कोई राजनीतिक कोई ध्येय है, अगर हम राजनीति के लिए ये काम कर रहे हैं, हम प्रोफेशनल हैं। मैं खुद एक अपना काम करने वाला हूँ, सतपाल जी हैं वो अपना जो काम है उनका अपना कर रहे हैं, प्रवीण जी हैं, एडवोकेट साहब हैं, हमारी टीम में सभी आदमी प्रोफेशनल हैं जो कि अपना काम धंधा कर रहे हैं, हमें राजनीति की कोई भूख नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उनके लिए हम डट के खड़े हैं, चाहे वो 360 में कुरीतियाँ हैं, चाहे समाज में कुरीतियाँ हैं, उन सब के लिए हम डट के खड़े हैं। अच्छा, एक मुद्दा है साहब मुबारकपुर का, ठीक है, थोड़ी सी आपकी राय लेना चाहूँगा कि मुबारकपुर में एक कब्रिस्तान बना और वो मुसलमान कमेटी ने बाकायदा कोर्ट में केस जीत के और तब लिया, लेकिन जब कोर्ट की तरफ से जिन्होंने पहले वहाँ पे धरना दिया था, विरोध किया था उसका कि भाई ये ज़मीन इनको नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, सामाजिक तौर से तो नहीं मिलनी चाहिए थी, वो रूल के तौर से भी नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि वो ग्राम सभा की ज़मीन थी और मुसलमान कमेटी को दी जा रही थी। तो ग्राम सभा का जब विरोध किया गांव से, ठीक है, आसपास के 4-5 गांव थे, उसमें राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हो गई थी, वही 360 का पैटर्न चला था वहाँ भी। तो विरोध उन्होंने ज़मीन पे तो कर लिया, धरना कर दिया, सारे काम कर दिए, लेकिन जब कोर्ट केस चालू हुआ, कोर्ट ने उनको बुलाया कि अगर आपका विरोध है तो आप दर्ज कीजिए, हम इस ज़मीन को छोड़ देंगे। तो वहाँ पे एक सिंगल आदमी भी 4 गाँव से नहीं पहुँचा, ना किसी राजनीतिक पार्टी से पहुँचा, ठीक है। तो वो बात तो कई साल पहले की होगी, अब वो ज़मीन मिल चुकी है उनको 12-13 साल से, अब उन्होंने वहाँ पे पूरी अपनी पैठ कर ली, कब्रिस्तान बना लिया अपना, ठीक है। अब इलेक्शन आते ही वो उस कब्रिस्तान पे पहुँच जाते हैं राजनीतिक पार्टियाँ वाले कि भाई ये तो ग्राम सभा की ज़मीन है, गांव को भी भड़का रहे हैं और मुसलमान कम्युनिटी को भी भड़का रहे हैं और हिंदू कम्युनिटी को भी, ठीक है। तो करते कुछ नहीं, वो खाली एक मुद्दे को उछाल के छेड़ के चले जाते हैं, ठीक है, जैसे कि घाव में उंगली मार के चले जाते हैं। तो इस चीज़ को कैसे समझे पब्लिक, कुछ बता सकते हो? नहीं, जैसे जितनी मुझे जानकारी है मुबारकपुर की, क्योंकि पहले कब्रिस्तान नहीं बना था वहाँ पे, पहले वहाँ पे कॉलोनी कटी थी, ठीक है जी। कॉलोनी काटने वाले भी वही गांव के आसपास के लोग थे, कॉलोनाइजर थे, ठीक है। वहाँ पे मोस्टली जो दूसरा समाज है, यानी कि जो मुस्लिम समाज है, उन्होंने मोस्टली जो अपने प्लॉट्स वगैरह थे, छोटे छोटे प्लॉट उन्होंने लिए थे, वो तो लिए थे तो पैसे दिए थे। जब उन्होंने, उनकी आबादी है वहाँ मोस्टली 80% मुस्लिम्स है, 20% हिंदूज ऑलमोस्ट। उसके बाद में वहाँ पे ग्राम सभा की ज़मीन थी, उन्होंने कब्जाया थोड़ी है, वहाँ पे कब्जाया नहीं उन्होंने उसके लिए अपना एक जो तरीका होता पॉलिटिकल, अपने एमएलए को अप्रोच किया, जिसको भी अप्रोच किया उसको अप्रोच किया। अप्रोच करने के बाद में उनको वो कब्रिस्तान के लिए अलॉट होगी, क्योंकि सराउंडिंग देख के, ठीक है। अब उसके बाद में जहाँ तक मुझे पता है, अब मुबारकपुर से उसके शुरू में थोड़ी सी आवाज़ें उठी, उसके बाद में उनकी भी नहीं उठी। जब वो कोर्ट में केस गया, कोर्ट में वो जीत गए। अगर मान लो आज भी, अब जैसे पॉलिटिकल लोग वहाँ पे जाके, ये तो पॉलिटिकल लोगों का काम है ना, अगर मुद्दे लोगों के बीच में ये भेदभाव पैदा करना। अदरवाइज़ अगर मान लो किसी को कोई दिक्कत है, आज भी कोर्ट है, उसमें आप अपील में चले जाओ। मान लो ये लोअर कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में चले जाओ, हाई कोर्ट में ये गए तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ। अगर इतना ही दर्द है तो आप कोर्ट में जाओ, कानून की सहायता लो। जैसा मुसलमान कम्युनिटी, कभी मदनपुर इसमें मुबारकपुर में सिर्फ एक परिवार था मुसलमान का, हम इतिहास बता देते हैं पूरा आपको, ठीक है। और अभी वहाँ पे 80% जनता इनकी रहती है, ठीक है। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन इनकी विल पावर देखिए, लड़ने की जो ताकत है वो देखिए, ठीक है, कम्युनिटी जो ताकत है। लेकिन हमारे जो गांव थे, आसपास के 4 गांव विरोध कर रहे थे इस चीज़ का, वो रुकवा नहीं सके और उन्होंने कर दी। तो इस चीज़ को कह सकते हैं कि हमारे जो गाँव वाले, वही बात आपकी आ गई कि मुद्दे को छेड़ देते हैं, करते कुछ नहीं।
नहीं, उसमें रविंदर जी अब ये तो जब वो ये जो अगर हम देखो भेदभाव वाली फिर बात आ जाती है, जो अपने जो ज़्यादा लड़ेगा, अब कानूनी तौर पर लड़े, वहाँ तो कोई लड़ तो चले नहीं, कानूनी तौर पे वो एक जगह जीत गए, तो उसमें जो हमारे जो 4 या 5 गांव के आप जो जिक्र कर रहे हो, उनको हाई कोर्ट में चला जाना चाहिए था। हाई कोर्ट में अगर होता तो सुप्रीम कोर्ट, देखो लड़ाई तो हमारे वालों ने तो, ये जो गांव वालों ने तो छोड़ दी ना, एक बार डिसीजन आया बस वो वहीं स्टॉप करके ख़त्म। क्योंकि जब स्टार्टिंग में हुआ था तब भी ये गांव एक बार इन्होंने छेड़ा था, उसके बाद में नहीं छेड़ा, उसके बाद ये टर्न बैक हो गए थे। तो चाहे तो आज भी लड़ाई लड़ सकते हैं, कोर्ट तो है। नमस्कार दोस्तों, सतपाल ठाकरान जी हैं, बाजितपुर को जो आगे लेके चल रही हैं, फिलहाल अपने गांव की लड़ाई में बिजी हैं। टीम इनकी ये, और इनकी टीम के एक मेंबर को, सीनियर मेंबर हैं, इनको पुरस्कार मिला है। ठीक है, इसके बारे में सतपाल जी थोड़ा बात करना चाहेंगे। सतपाल जी नमस्कार। आप सभी को सादर प्रणाम। मैं शिव शौकीन जी को मुबारक देता हूँ, बधाई देता हूँ उनको, जो है ये राष्ट्रीय सामाजिक गौरव पुरस्कार जो मिला है। तो इनकी लगातार जो मेहनत है, इनकी कंसिस्टेंसी है, जो डिसिप्लिन है, तो ये अवार्ड उसी के फलस्वरूप इनको मिला है। तो आगे भी जो है इनको प्रेरणा मिलती रहे और हम भी इनसे सीख और प्रेरणा लेते रहेंगे। तो मैं शिव जी को फिर बधाई देता हूँ। प्रवीण नंबरदार जी है, आपको दिखते होंगे अलग अलग मुद्दों पे बात करते हैं बेबाकी से, थोड़ी सी राजनीति भी बीच में लेके आते हैं, क्योंकि ये टीम ने राजनीति के लिए ही बना रखे हैं और राजनीति चेहरा है टीम का। देखते हैं कब तक राजनीति में कभी पार्षद, विधायक या शायद सांसद भी बन जाए या नहीं भी बने, लेकिन फ़िलहाल अपने टीम के सीनियर मेंबर शिव शौकीन को बधाई देने के लिए आए हैं। नमस्कार जी। प्रवीण जी नमस्कार। तो प्रवीण जी क्या कहना चाहोगे? मैं आज अपनी पूरी टीम की तरफ से ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारी टीम के अहम मेंबर हैं हमारे भाई शिव शौकीन, वो इतनी सक्रियता में है यहाँ पे अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाने में शुरू से ही काफ़ी समय से सक्रिय है। और जो राष्ट्रीय पुरस्कार भाई को मिला है, तो हम इसके लिए बिल्कुल भाई को साधुवाद देने आए हैं, धन्यवाद देने आए हैं पूरे ग्रामीण दिल्ली देहात की तरफ से। इनको एक मान्यता पटका पहना गया। देखिए, दिल्ली देहात की जो पृष्ठभूमि है, वो आपको पगड़ी या पटके के माध्यम से उसका सम्मान करने के लिए हम लोग आए हैं। और लोग तो हमारी टीम की ओर भी आने थे, लेकिन किसी कारण से, एक तो मौसम के कारण वैसे नहीं आ पाए, वरना एक भारी उसमें हम आयोजन करते, भाई का सम्मान करते बड़े उससे। लेकिन सम्मान की प्रक्रिया में ये भी एक सम्मान ही है। तो हम अपने भाई शिव को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि समाज के लिए ये इसी तरह का लड़ाई में का किरदार साबित होंगे। और हमारी जो टीम यूनिटी है, वो मिलकर साझा प्रयास करके संयुक्त दिल्ली गाँव देहात की आवाज़ उठाएगी। और इसी लंबी लड़ाई में हमारा जो सभी का योगदान लगातार जारी रहेगा। बिल्कुल ताज़ा नए नए मेंबर हैं अश्विनी जी कंजावला से। ठीक है, तो स्पेशल स्वागत है इनका, क्योंकि समझ लीजिए कि भाई लड़ाई में ये भी आ चुके हैं। अभी 1-2 लड़ाई ही लड़ी है इन्होंने, उनमें ही शामिल हुए हैं मुद्दों में। तो अश्विनी जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो अश्विनी जी एडवोकेट हो आप, ठीक है, तीखे सवाल पूछेंगे फील्ड में। अभी फ़िलहाल के लिए बहुत प्यारी सी बात चल रही है कि आपके टीम के सीनियर मेंबर को, ठीक है, सम्मान समारोह चल रहा है। ठीक है, क्या कहना चाहोगे साहब? मैं सर्वप्रथम तो भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि इनके अथक प्रयासों से, मैंने सुना है नजफगढ़ में भी बहुत कुछ, क्योंकि नजफगढ़ आना जाना भी रहता है, अथक प्रयासों से इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य वहाँ पे किए हैं। और हम भी ये प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे भी ऐसे लोगों से कुछ सीखना चाहिए इंसान को। कंजावला को सीखेगा, कंजावला भी सीख रहा है, कंजावला ही सीखने आया है एक किस्म से। हाँ, हम भी इनकी तरह एक सेवा करना चाहते हैं, गांव की, अपने समाज की, जो भी अपना लोकल हैं सभी समाज की हम भी सेवा करने आए हैं। जरूर लजी, ये बताइए कंजावला में से फिलहाल टीम की ने आपको जिम्मेवारी दी है वहाँ के जो सामाजिक मुद्दे वे उठाने के लिए, उनमें सक्रिय होने के लिए। ठीक है, शिव शौकीन जैसे अगर कंजावला में 20 समाज सेवी 15-20 कुछ हों तो लगता है कुछ उद्धार हो जाएगा। भाई साहब, कंजावला अटका पड़ा है काफ़ी साल से। 100% तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि 95% ज़रूर हो जाएगा। 95 वगैरह रह गया, नहीं, रह बहुत जाता है ये, रहने में तो 5% तो ये लगा लो, एक 5% ml जो हम दवाई देते हैं ना, उसी में बहुत वो डोज। मुद्दे पे आते हैं फिलहाल। ठीक है, सम्मान समारोह चल रहा है सर का, क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, भाई साहब ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। और हम सभी गांववासी जो भी हमारे दिल्ली देहात के गांव हैं, उनको सभी ने भाई साहब से प्रेरणा लेनी चाहिए
और भाई साहब से मिलजुल के हमने तो सोच लिया कि समय समय पे इनसे गाइडेंस लेंगे, क्योंकि हमें भी इस फील्ड का नहीं पता इतना, लेकिन इनसे ज़रूर गाइडेंस लेंगे और हम उम्मीद करेंगे भाई साहब से कि ये आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे इनका। अच्छा ये बताइए, जैसे कि नंबरदार जी हैं कंधावला में, ये एक्टिव रहते हैं, कुछ ना कुछ सामाजिक लड़ाई लड़ते ही रहते हैं। दिचाऊ में नजफगढ़ एरिया में सर है, ठीक है, बाजितपुर में सर है, ठीक है, तो ऐसी एक दो लड़ाइयाँ, सामाजिक लड़ाइयाँ कंधावला में भी होनी चाहिए। कंजावला में तो इससे ज़्यादा होनी चाहिए, और हमें तो सौभाग्य प्राप्त है कि हम दोनों गाँवों के बीच में हैं। हमें तो दोनों तरफ से सपोर्ट मिल रहा है बहुत अच्छे तरीके से, चाहे हमारा लाडपुर हुआ, चाहे झीमरपुरा हुआ, जोनती हुआ, कुतुबगढ़ हुआ, भाई साहब इनको तो बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट मिल रहा है दोनों तरफ से, इधर बाजितपुर बवाना से, इधर दिचाऊ से। इनका तो मतलब इनको बुलाना चाहिए बार बार बीच में, सबको मिलजुल के एक जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट हमें करना चाहिए। चलो भाई, आपका ये पूरा परिचय हो चुका है टीम से और आपने देखा होगा। बाकी सामाजिक लड़ाइयों के लिए आप ये चेहरे लगातार देखते रहोगे फील्ड पे। नमस्कार दोस्तों।